नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए हैं। हालांकि पहले से ही उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा था, जिस पर पार्टी पदाधिकारियों में खुशी की लहर है। वहीं महेंद्र भट्ट ने सीमांत क्षेत्र के मुद्दे को लेकर संसद तक ले जाने की बात कही है। विधानसभा भवन देहरादून में उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर महेंद्र भट्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। प्रमाण पत्र मिलने के बाद महेंद्र भट्ट ने कचहरी स्थित शहीद स्मारक जाकर राज्य आंदोलनकारी और शहीदों को नमन किया। इसके बाद पार्टी कार्यालय पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए वो पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसका वो पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। सीमांत क्षेत्र के कार्यकर्ता को बीजेपी ने देश के संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। ऐसे में उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो सीमांत क्षेत्र के तमाम विषयों को देश के संसद तक लेकर जाएंगे। कार्यकर्ताओं को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने उन उत्तरदायित्व पर खरा उतर सकूं। मैं देवभूमि की समस्त जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे से संबंधित जो विषय होंगे, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए एक करणीय कार्यों के रूप में मैं उसको दूंगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ जो विकास की उनकी जो कल्पना है, उस कल्पना में मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते उसमें अपने सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं आज इस शुभ अवसर पर अपने विपक्षी दलों के लोगों को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रत्याशी खड़ा न करके एक मौलिक सपोर्ट मुझे दिया है। मैं सबका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, देश की जनता के प्रति, प्रदेश की जनता के प्रति और सभी पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं राज्यसभा के लिए। और कहीं ना कहीं राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, इससे एक फ़ायदा तो राज्यों की विधानसभा को तो हो ही रहा है, इसके साथ ही राज्यसभा में भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। यानी विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें आना लाजमी है। और जहां विपक्ष गौड़ होता जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जिस तरह से बढ़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद उत्साहित करने वाला क्षण है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 7 से 8 राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं और उत्तराखंड में एक सीट के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अब राज्यसभा जाएंगे और उत्तराखंड के हक हकूक़ के मुद्दे को उठाएंगे। आगामी चुनाव के दृष्टिगत ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महेंद्र भट्ट के क्रियाकलाप को निश्चित तौर पर हाईकमान ने सराहा है और इसीलिए उन्हें राज्यसभा बुलाया गया है। यानी कि एक बात तो तय है कि हाईकमान ये मान चुका है कि महेंद्र भट्ट ने जब से पदभार संभाला है बतौर प्रदेश अध्यक्ष का, उनके मार्गदर्शन में पार्टी मजबूती से आगे बढ़ी है और उसी का इनाम उन्हें हाईकमान ने दिया है। और कहीं ना कहीं इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जोड़ी आने वाले 2024 के चुनाव में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसको लेकर सभी आशान्वित हैं। और कहा भी जाता है कि उत्तराखंड बीजेपी का जो संगठन है, ये पूरे देश में सबसे मजबूत संगठनों में से एक है। ये भी एक बड़ा कीर्तिमान उत्तराखंड बीजेपी के नाम है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ऐप पर दीवार लेखन अभियान और तमाम अभियानों में बीजेपी को जगह दी है, उत्तराखंड बीजेपी को जगह दी है। यही चर्चा का आज मुख्य बिंदु रहने वाला है कि क्या महेंद्र भट्ट को बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनके कार्य को सराहा है हाईकमान ने और उन्हें इनाम दिया गया है, और क्यों कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हारने के बाद भी एक चिंता ये भी है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी राज्यों में बहुमत में है, यदि वहां बहुमत में है तो निश्चित तौर पर वहां से राज्यसभा का जो उनका प्रत्याशी होगा वो निर्विरोध जीत कर जाएगा और राज्यसभा में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी बहुमत में रहेगी। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सत्यवीर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है नौटियाल जी। प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंचोली जी बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। और दीपक रावत जी
यूकेडी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे आशीष नौटियाल जी के पास। नौटियाल जी, क्या कुछ लग रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को इनाम मिला है? हाईकमान ने इनाम दिया है। हालांकि उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय था और आज वो निर्विरोध चुने जा चुके हैं, निर्वाचित हो चुके हैं। और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राज्यों में काबिज हो रही है, इसका एक असर तो राज्यसभा पे भी पड़ रहा है, क्योंकि राज्यसभा में भी संख्या बल के आधार पर बीजेपी की संख्या बढ़ रही है। और क्या महेंद्र भट्ट के जो क्रियाकलाप रहे हैं उसने उन्हें राज्यसभा भेजने में बहुत मजबूत जो है पैरवी खुद उनके लिए की है। आपका एनालिसिस क्या कहता है नौटियाल जी? नौटियाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, अब फोन कनेक्ट हुआ है, तो एक हाँ। बार फिर पूछ लीजिएगा। नौटियाल जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उससे एक तरह तो राज्यों में तो वर्चस्व बीजेपी का बढ़ा ही है, उससे एक पंथ तो दो काज भी हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम नेता है वो निर्विरोध जो है राज्यसभा के लिए निर्वाचित भी हो रहे हैं। विधानसभा में तो काबिज हैं ही, और ऐसे में राज्यसभा में भी संख्या बल के हिसाब से बीजेपी बहुमत में आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी 7 से 8 निर्विरोध और उत्तराखंड में भी एक निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं महेंद्र भट्ट। और क्या महेंद्र भट्ट को हाईकमान ने इनाम दिया है? क्या जब से अध्यक्ष पद का पदभार उन्होंने संभाला है, क्या लगता है कि उनकी कार्य पद्धति से हाईकमान खुश है? आपका एनालिसिस क्या कुछ कहता है नौटियाल जी? देखिए, मैं महेंद्र भट्ट जी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। वो उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए गए, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो जो राज्य हित में ज्यादा सोचें, क्योंकि जब कोई बन जाता है तो मुझे लगता है उसका दायित्व पार्टी से ज्यादा राज्य के लिए होना चाहिए। तो राज्य हित में उन्हें सोचते हुए राज्य हित में काम करने चाहिए। और निश्चित ही अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, जिस तरह से आप लोग बता रहे थे कि विपक्ष की चिंताएं बढ़ गई, विपक्ष की लकीर दिख रही है, जो भी आपने बताया। तो मैं बताना चाहूंगा, निश्चित हमें चिंता है इस देश की, इस राज्य की। देश और राज्य के हित के लिए विपक्ष में रही कांग्रेस पार्टी अति आवश्यक है। जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में आप लोगों ने आज ही देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर किस तरह का काम हुआ और वहां कोर्ट ने किस तरह अपना फैसला सुनाया। आप बताएं, अगर वहां पर जीत हुई थी तो वो जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत थी, वो मेयर भारतीय जनता पार्टी का जीता था। लेकिन आज जब चोरी पकड़ी गई तो वो चोर वो अधिकारी है, वो चोर भाजपा नहीं है। आप देखिए कहां से कहां ले जाते हैं चीज को ये लोग। जीत तो भारतीय जनता पार्टी की और हार भी तो उस अधिकारी की। किस आदमी के कहने में वो अधिकारी ने इस तरह काम किया? मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि इसके स्टेप के अधिकारी का नार्को टेस्ट होना चाहिए और पता लगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने ये पैसा दिया या क्या दिया, किस तरह से उसने इस पार्टी को लाभ दिलाया, इसके लिए पार्टी को क्या करना पड़ा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत आवश्यक है। तभी लोकतंत्र बच पाएगा, देश बच पाएगा, देशवासी बच पाएंगे। नहीं तो ये अपनी राजनीति के लिए पूरे देश को खतरे में डाल देंगे। इससे हम आज ठीक है, आज हमारा मुद्दा जो है राज्यसभा भेजने का है और हम इन्हें बधाई देते हैं, लेकिन इनसे उम्मीद करते हैं राज्य हित में सोचें। और आप कह रहे थे उन पर विश्वास जताया, उन पर विश्वास इसलिए जताया कि वो चाहते हैं जिस प्रकार से पार्टी साम दाम दंड भेद सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करे, उन्हें लगता होगा ये आदमी पूरी उनकी कठपुतली की तरह काम करेंगे, इसलिए उन्होंने उनको टिकट भी दिया और उन्हें जिताने का। और ठीक है, जब हमारे पास संख्या बल नहीं था तो हमने इसमें भागीदारी नहीं करी। अगर हम भारतीय जनता पार्टी होते तो हम भागीदारी करते, खरीद फरोख्त करते, जो भारतीय जनता पार्टी का काम है। लेकिन हमने चुनाव को चुनाव के तरीके से होने दिया और हमने इसमें प्रतिभाग न करते निर्विरोध जिताने का काम किया। सत्यवीर सिंह चौहान जी, आपका ओपनिंग कमेंट क्या है? हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को राज्यसभा में उत्तराखंड की बुलंद आवाज़ करने का हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अवसर प्रदान किया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं एचएनएन के माध्यम से कि एक सामान्य कार्यकर्ता जो विषम परिस्थितियों में जो यहाँ तक पहुँचा है कि जो बद्रीनाथ और माणा की वादियों से निकलते हुए राज्यसभा में पहुँचा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से उन्होंने संगठन में पहले भी बहुत समय तक कार्य किया है, चाहे वो राम मंदिर निर्माण में उन्होंने जेल आंदोलन तक का उन्होंने अपने संघर्ष किया, चाहे राज्य बनने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जेलों में भी गए।
तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी पे कि वो आने वाले समय में उत्तराखंड की समस्याओं के लिए बढ़ चढ़ के वहाँ पर भाग लेंगे और हर समस्या का मुझे लगता है कि उनके माध्यम से हल भी होगा। हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को इससे बल मिलता है कि आने वाले समय पे भी अगर हम जिस प्रकार से उनका संघर्ष है, उन संघर्ष के अगर हम भी भागी बनते हैं तो हमें भी इस आने वाले समय में इस तरीके से देखने को मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इससे हमारे संगठन को उत्तराखंड में बहुत बल मिलेगा और सामान्य कार्यकर्ता को जो आशा भी थी कि उत्तराखंड से एक सामान्य कार्यकर्ता को देश की राजनीति में लाना चाहिए, वो आज हमें सब देखने को मिला। और कांग्रेस ने तो चाहे 2017 हो, 2022 हो या तमाम वो राज्यसभा के चुनाव हो, उत्तराखंड की राजनीति में बहुत कुछ अब बदल चुका है। वास्तव में उत्तराखंड की जनता अब समझ चुकी है कि उत्तराखंड के हित में कौन बेहतर काम कर सकता है, कौन बेहतर फैसले ले सकता है, कौन बेहतर निर्णयों के साथ आगे बढ़ सकता है। आज महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में संगठन हर कार्य को अपनी गतिशीलता देते हुए आगे बढ़ रहा है। हाल फिलहाल में हमारा गांव चलो अभियान चला है, जैसा उसका नाम है वैसा ही लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के काम करने का बहुत अच्छा काम किया है। एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम उत्तराखंड में भी चला, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसकी बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग भी करी। जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन भी है कि भारत 1947 तक पूरा विकसित राष्ट्र के रूप में हम बन सके। उसके लिए जो चला उस कार्यक्रम में हम भी बढ़ चढ़ के हमने भी काम लिया। उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो निकल के भी आई कि जो एक पार्टी ने भी उसमें सहभागिता निभाई, सरकारी कार्यक्रम था, एक कार्यकर्ता होने के नाते हमने भी उसमें सहभागिता निभाई। तो मैं आपको एचएनएन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारे कुछ लोग ऐसे थे जो सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं थी या राज्य सरकार की योजनाएं थी, जिससे उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, टेक्निकली कुछ दिक्कतें थी। आज की डेट में आप देख भी रहे होंगे मैक्सिमम जो हमारा कार्य भी वो डिजिटल माध्यम से हो रहा है। तो डिजिटली जब हम किसी चीज़ को अपडेट करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का नाम लक्ष्मी है और उसने आधार कार्ड में लक्ष्मी चौहान लिखा हुआ है और राशन कार्ड में उसने केवल लक्ष्मी लिखा हुआ है, तो वो टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। तो उसको दुरुस्त करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें थी, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में दूर हुआ, उनको अब लाभ मिल रहा है, जो कि बहुत छोटी छोटी योजना है जो उनको बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। महेंद्र भट्ट जी के पक्ष में ये है कि वो आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानते हैं, वो सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए हैं, तो वो पहाड़ की विषमताओं का भी जानते हैं और पठार की विषमताओं का भी जानते हैं, जन आंदोलन में कैसे भाग लिया जाता है, उन सभी चीज़ों को उनके अंदर पूरा कूट कूट के भरा हुआ है। तो आने वाले समय में चुनाव का समय भी आएगा तो संगठन को इसमें बहुत लाभ होने वाला है। 2024 के चुनाव के लिए तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में बहुत बड़ी विजय होने वाली है। 2014 और 2019 से भी बड़ी विजय हमको उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियाँ ये भी है कि हमारी सभी योजनाएं आज सरकार के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही है, जिसका कि बिचौलिए खा जाते थे, मगर आज वो 100% उन तक पहुंच रही है। और मैं महेंद्र भट्ट जी का जो कार्य करने की शैली भी है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। जिस प्रकार से वो सामान्य कार्यकर्ता तक पहुंचते हैं, उनकी भावनाओं का आदर करते हैं, तो मुझे कुल मिला के लगता है जिस प्रकार से आज उनको निर्विरोध रूप से वो चुने गए हैं, आने वाले समय में इसके बहुत ही सुगम बेहतर परिणाम राज्य के लिए निकलेंगे, पार्टी के लिए भी निकलेंगे और आम जनमानस के लिए भी निकलेंगे। जी दीपक रावत जी, क्या आपको लगता है कि डबल इंजन में से एक मैकेनिज्म जो है महेंद्र भट्ट के रूप में दिल्ली में भी जा रहा है और एक मैकेनिज्म एक यहाँ भी रहेगा महेंद्र भट्ट के रूप में बतौर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और राज्यसभा सांसद के रूप में वो दिल्ली में भी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे? क्या लगता है हक हकूक की बात उत्तराखंड क्रांति दल करती है? अब चूंकि आप लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का विकास होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए। अब चूंकि महेंद्र भट्ट जा रहे हैं राज्यसभा, सदन के भीतर तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो उत्तराखंड के हक हकूक से जुड़े हैं, यहाँ के नौजवानों, महिलाओं, तमाम वंचित वर्गों से जुड़े हैं। क्या यूकेडीएफ सलाह देगी महेंद्र भट्ट के पास? आप जाएंगे कि साहब ये मुद्दे आप सदन के भीतर उठाइए, एक कैजुअल मुलाकात? निश्चित रूप से रोहित जी, सर्वप्रथम तो महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये उसी दिन सुनिश्चित हो गया था कि जिस दिन सिर्फ राज्यसभा के लिए एकमात्र उन्होंने ही अपना नामांकन किया था, और आज वो राज्यसभा के लिए जा रहे हैं नामांकित होकर, बहुत बढ़िया है। और ये उत्तराखंड के लिए भी अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ही अच्छा कि उनके खुद के जो अध्यक्ष रहे हैं अब वो दोहरी भूमिका में आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और साथ ही राज्यसभा सांसद भी हैं। अब आगामी आने वाले भविष्य में देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी दोहरी भूमिका को निभाते हैं। सर्वप्रथम हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड क्रांति दल का ये है कि राज्यसभा में अब वो एक पार्टी के अध्यक्ष तो नहीं रहे, अब वो एक राज्यसभा के जो सांसद हैं वो पूरे राज्य के हैं।
तो राज्य में अगर वो सुदूर क्षेत्र से आते हैं, सीमांत क्षेत्र से आते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनको प्रतिनिधित्व दिया है, तो वो निश्चित रूप से हमारा मानना है और भविष्य में ऐसा हमारा मानना है कि जो हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं, ये सीमांत क्षेत्र से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, जो लोगों के जीवन यापन में जो समस्याएं आती हैं दैनिक जीवन यापन में, उस समस्याओं से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो जरूर राज्यसभा के माध्यम से केंद्र में या पूरे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और बताएंगे। लेकिन दो विरोधाभास है रोहित जी कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का ढिंडोरा पीटती है कि सीमांत क्षेत्र के व्यक्ति को हमने रिप्रेजेंट करा, उनको एक राज्यसभा का नामांकित किया, और वहीं इनके विधायक सीमांत क्षेत्र में जो हमारी यहाँ की जो राजधानी है गैरसैंण, उसमें जाने से चढ़ने से डरते हैं, चढ़ने में उनके पाँव कांपने लग जाते हैं। ये दो विरोधाभासी बातें कैसे हो सकती हैं? यदि आपको अगर आपको इस प्रदेश का विकास करना है, चौमुखी विकास करना है, तो आपको प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में सीमांत में रहने वाले लोगों की चिंता करनी पड़ेगी। ये तो गए ना, गांव चलो अभियान में गए सबके सब यही लोग तो गए। यही रोहित जी विषय यही है। गांव चलो अभियान तो चलाया नाम जुमले के लिए, सारी दुनिया को पता चल जाए, पूरे संसार को पता चल जाए, पूरे भारत को पता चल जाए कि भारतीय जनता पार्टी गांव चलो, लेकिन गैरसैंण गांव नहीं जाएंगे। जो राजधानी है, क्या कांटे लगे हुए वहां पर? क्या गैरसैंण राजधानी को, जो पूरा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जितने गांव हैं उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ गांव बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी? लेकिन जवाब दीजिए ना, लेकिन राव जी, ये इसमें- जवाब तो देना इसमें पड़ेगा सरकार कि भी क्या कर कारण सकती है। है। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत सारे सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि साहब हम लोग अस्वस्थ हैं, कुछ समस्याएं हमारे स्वास्थ्य कारण की वजह से, हम चाहते हैं कि इस बार सत्र यहीं करा लिया जाए। रोहित तो जी, इनकी पीड़ा रोहित भी तो जी, आपको समझनी चाहिए ना। रोहित जी, इस बार क्या पिछली बार का क्या बहाना था आपको पता होगा? आप ही के माध्यम से अब ये बात पूरे जनमानस को पता चली, चार धाम यात्रा चल रही है, इसलिए वहां नहीं हो सकता। तो चार धाम यात्रा तो हमेशा चलेगी, चार धाम यात्रा तो बंद होने वाली नहीं है। तो इसका मतलब एक इनका जुमला हमेशा तैयार था, बहाना तैयार था। इस बार क्या बहाना बनाया इन्होंने कि विधायकों ने पत्र लिखा। तो हम कह चुके ना कि विधायकों की भावनाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री हैं, पर यहाँ की जन भावनाओं के लिए उत्तराखंड क्रांति दल है। हमारी पीड़ा इस बात की है कि जब स्थायी राजधानी बनी हुई है गैरसैंण में, और पूर्वतः हमेशा जो जितने भी सरकारें रही हैं उन्होंने बजट सत्र वहां किया है, क्या कारण है कि नहीं जा रहे वहां? यहाँ दिक्कत कहाँ है कि पहाड़ का इनको विधायक बनना है, सांसद बनना है, लेकिन पहाड़ नहीं चढ़ना है। पहाड़ चढ़ने में इनकी सांसें फूल जाएंगी, बीमारी का कारण बताया ना, सांसें फूल जाती हैं, टांगे कांपने लग जाती हैं, तबीयत खराब होने लगती है। तो ये सारे कारण, अगर विधायक है तो विधायक को जब भरते हैं विधायकी का फॉर्म, तो उसमें लिखते क्यों नहीं है कि अगर मैं बन जाऊंगा, मुझे जीत जाऊंगा, तो मेरे बस का नहीं है चढ़ना, पहाड़ चढ़ना नहीं है। तो क्यों कहते हैं कि हम पहाड़ के विधायक हैं? बाहर जाके तो ये प्रदेश, रोहित जी, कौन सा पहाड़ी प्रदेश है ना, उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश में आता है, हिमालय क्षेत्र प्रदेश में आता है, तो पहाड़ तो आपको चढ़ना पड़ेगा। पर नित नए नए बहाने बनाना, ये कहाँ है? ये हम ही तो देख रहे हैं। तो हमारी पीड़ा इस बात की है कि अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महेंद्र भट्ट जी को सीमांत क्षेत्र के, सुदूर क्षेत्र के वाले व्यक्ति को हमने रिप्रेजेंट किया है, उसको मौका दिया है राज्यसभा जाने का, तो आप अपने विधायकों से प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं कि जिस प्रदेश की राजधानी जो स्वयं बनी हुई है, जिस राजधानी का निर्माण भारतीय जनता पार्टी कहती है, इस प्रदेश का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस जो गैरसैंण है उसको समर्थन करते हैं, तो वहां सदन चलाने में क्या दिक्कत आई थी? ये बजट सदन चलाने में क्या समस्या आ गई? इन्हीं के विधायक खजानदासी, उनका कहना है कि हमने 50 करोड़ बचा दिए, 50 करोड़ खर्च होते थे। समस्या 50 करोड़, क्या सरकार के पास 50 करोड़ नहीं है? ये विधायक बोल रहे हैं, क्या मंशा है इनकी? यही तो जानना चाह रहे हैं, क्या मंशा है इनकी? 50 करोड़ बचाना चाह रहे हैं। ये 50 करोड़ जो वहां पर खर्च होता है, किसने कहा है आपको? आप जाइए ना वहां, आप सारे विधायक जो है उनके लिए सारी सहूलतें हैं वहां पर। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने सारी सहूलतों को वहां पर वो करा है, इंतजाम करा हुआ है, और दूसरी तरफ इनका कहते हैं कि इनके विधायक कहते हैं, चाहे वो उसमें कांग्रेस के भी विधायक हो, कटघरे में वो भी हैं, लेकिन आप बताइए ना, कि जनता को हक है जानने का कि कौन कौन विधायक हैं जो गैरसैंण जाने से कतरा रहे हैं, जिनको गैरसैंण जाने में जिनकी सांसें फूल जाती हैं। बताना पड़ेगा ना। इस जनता जानना चाहती है। जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में लाए हैं, बम्पर जम्पर डबल इंजन की सरकार। जो आपने शुरुआती उद्बोधन में बोला कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इनका इंजन
गैरसैंण नहीं ये चढ़ तो पा ये रहा है। मुद्दा क्यों नहीं उठाया अभी तक उत्तराखंड क्रांति दल ने सड़क पर? लगातार उठाया है रोहित जी, लगातार उठाया है। हम लगातार हर मंच से बोल रहे हैं कि इस प्रदेश में अगर प्रदेश का पहाड़ का विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो पहाड़ भी चढ़ना पड़ेगा। पर दिक्कत कहां है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने 13 जिलों को छोड़कर सिर्फ 4 जिलों को ही मान लिया है कि उत्तराखंड है। मैं हमेशा बोलता रहा हूं और ये उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा बोलना रहा है। देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी है। इस 4 प्रदेशों में जो होगा वही होगा, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आप बताइए ना, अगर ये 8 साल से है तो इनको बताइए। कौन, मैं हमेशा बोलता हूं इस मंच, आपके मंच से कि बताइए कौन सा अस्पताल खोल दिया इन्होंने, कौन सा स्कूल खोल दिया इन्होंने बाकी 4 जिलों में, पूरे 13 जिलों में बता दीजिए। एम्स के बारे में कहते हैं कि हमने एम्स खोला। एम्स का जो प्रोजेक्ट है, हर पूरे प्रदेश में एक एम्स का खुलना था, क्या दूसरा एम्स खोल दिया? अब बताइए ना, अगर स्वास्थ्य के अखबारों के माध्यम से आ रहा है कि प्रसव महिला डॉक्टर नहीं अवेलेबल, डॉक्टर बैठते नहीं है क्लिनिकों में पहाड़ में। जब स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा के लिए उसको मैदानी क्षेत्रों में आना पड़ रहा है, पहाड़ के आदमी को स्वास्थ्य के लिए मैदानी क्षेत्रों में आना पड़ रहा है, रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में आना पड़ रहा है, प्रेम तो किस पंचोली बात जी। की, किस विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? प्रेम पंचोली जी, सबसे पहले तो भट्ट जी को बधाई देना चाहेंगे। और बड़ी बात है कि निर्विरोध और निर्विवाद होकर के पार्टी में उन्होंने अच्छा काम किया, तो पार्टी के लोगों ने उनको इनाम दे दिया है। और इस इनाम के साथ दूसरी पार्टियों ने भी अपना हाथ बढ़ाया और वो इनाम पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद काम बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा, कांग्रेस और तमाम लोग कह रहे हैं कि महेंद्र भट्ट सीमांत जनपद से आते हैं। महेंद्र भट्ट के सामने रीजनल और नेशनल 2 इशू हैं उनके सामने। जहाँ से वो आते हैं वहीं पे जोशीमठ है। जोशीमठ दुनिया में बहुत चर्चित जगह है कि जिस शहर के नीचे भी टनल है और जिसकी बुनियाद पे भी, सिरहाना बोलेंगे हम, उस पर भी टनल है। वो दोनों टनलों को वो शहर झेल रहा है और कभी भी वो फिर से जमींदोज हो सकता है। ये सवाल महेंद्र भट्ट के सामने। दूसरा सवाल महेंद्र भट्ट के सामने इसलिए कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही है, जगह बन रही है, एक मजबूत बहुमत आएगा। तो हमारे देश में एक महिला समानता का कानून बड़े दिनों से गोते खा रहा है और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी उसमें अलग अलग अमेंडमेंट किए हैं। लेकिन जो इस समय, इस दौर में जब हम न्यायालय में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मुद्दे हैं या मामले हैं न्यायालय में, तो महिलाओं के मामले हैं न्यायालय में पड़े हुए, पेंडिंग पड़े हुए। उसका कारण ये कि समानता वाला कानून हमारे देश में अभी बाकी है। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी पति पत्नी का कई सालों से केस चल रहा, 7 साल 10 साल हो गए हैं, और जब वो पत्नी कुछ करती है तो उसके पीछे कागज, सारे डॉक्यूमेंट में मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट को छोड़ करके और एजुकेशन सर्टिफिकेट को छोड़ करके तमाम जितने जो ज़िंदगी जीने के जो कागज़ है, उस कागज़ में उसके पति का नाम होता है। और उनका कंट्रोडिक्शन उनका आपस में बहुत ज़्यादा है और वो रिश्ता कभी बन ही नहीं सकता, चाहे वो 20 साल मुकदमा चलेगा। तो वो महिला क्या है कि अगर वो कुछ करना भी चाहेगी तो वो कर नहीं पा रही उस नाम की वजह से। माना वो अगर उससे पीछा छुड़ाना चाहे, स्वतंत्र जीना चाहे, तो नहीं जी पाएगी। तो ये निर्णय नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे निर्णयों में कहीं ना कहीं उस कानून में महेंद्र भट्ट जाएगा। तो जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक स्वस्थ कारीगरी की और बहुत आगे बढ़ गए, सब लोग खुश हैं, कोई भी कार्यकर्ता उनसे नाराज़ नहीं। तो मुझे लग रहा है वो सदन को मनवाए कि समान महिला नीति, ऐसी महिला नीति हमारे देश में आए कि महिलाओं को भी समान रूप से जीने का अधिकार है। पुरुष कहीं भी जाएगा तो पुरुष के पीछे उसकी पत्नी का नाम नहीं आता है। नहीं, यूसीसी तो लेके आई है सरकार। तो यूसीसी में ये नहीं है ना, ये नेशनल इशू है, क्योंकि समानता का अधिकार है उसमें। हाँ होगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वाला बहुत पेचीदा है कि उसके अंदर है कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन अगर उसमें है तो वो राष्ट्रपति के सदन तक जाने के लिए महेंद्र भट्ट जी उस काम को करेंगे और मुझे लगता है कि होगा। दूसरा, इसमें जोशीमठ का मामला इतना पेचीदा है कि अगर महेंद्र भट्ट राज्यसभा में गए तो मुझे लगता है, जैसे गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनके क्षेत्र के लोगों को बड़ी आस है, बहुत ज़्यादा आस है कि जोशीमठ, मैंने जोशीमठ में 2007 और 2008 में एक स्टोरी लिखी थी और उस स्टोरी पे मैंने बताया था कि जो एनटीपीसी की जो टनल बनाई गई है, वो टनल बिल्कुल जोशीमठ के सिरहाने पे है। कोई ऐसी धार पर जोशीमठ बसा हुआ है और उसके नीचे ऑल वेदर रोड की टनल है। और हमेशा एनटीपीसी ने गुमराह किया हमारी सरकारों को, लोगों को तो किया गया, पर सरकारों को गुमराह किया है कि टनल तो कई किलोमीटर दूर है, जबकि टनल 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। तो ये जो सवाल है जोशीमठ जैसी जगह, क्योंकि वो द्वार है बद्रीनाथ जाने का, और बद्रीनाथ को जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, हमारे देश के सरकार, मोदी जी की विशेष नज़र है वहाँ पर कि हमारे चारों धाम ऐसे हों, देश और दुनिया के लोग। चमोली में बहुत सारे ऐसे इशू हैं जहाँ पर
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के भी बहुत सारे लंबित मसले जो जहाँ 30-26 सालों से सड़क नहीं बनी। ये तमाम मसले ऐसे हैं। हापला घाटी की बात करें, पोखरी की बात करें, ऐसी तमाम खबरें आती हैं कि जहाँ उज्ज्वला गैस सिलेंडर तो मिल रहा है, लेकिन महिलाएं उसे कंधे पे लाद कर दुर्गम क्षेत्रों से होकर जा रही हैं। तमाम चुनौतियां महेंद्र भट्ट के पास रहेंगी। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बैक टू बैक चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। और चूंकि महेंद्र भट्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं राज्यसभा के लिए। हालांकि बीजेपी के लिए ये बहुत बेहद खुशी की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन लगातार मजबूत होता जा रहा है और एक तीसरा इंजन जो राज्यसभा में है उसमें भी कल पुर्जों की संख्या बतौर सांसद के रूप में बढ़ती जा रही है। हाईटेक होता जा रहा है इंजन। और तमाम मेहमान हमारे साथ बदस्तूर चर्चा के लिए बने हुए हैं। और बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हम यूकेडी हो या फिर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी हों, सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं आशीष नौटियाल जी के पास जाऊंगा। नौटियाल जी, मेरा सवाल ये है कि जब ब्रेक पर हम गए तो उस दौरान एक चर्चा हुई, प्रेम पंचोली जी और दीपक रावत जी, ये इन्होंने कहा कि आप साहब नौटियाल साहब से सवाल पूछिएगा कि युद्ध के भीतर जब लोग जाते हैं तो कम से कम युद्ध का सामना करना चाहिए। भले ही आपके तर्कश में बाणों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन कम से कम जाना तो चाहिए, अपने साहस का परिचय देना चाहिए, भले ही आप वीर गति को प्राप्त हो जाए। यहाँ कांग्रेस ने राज्यसभा में वॉकओवर दे दिया, कोई योद्धा लड़ने तक नहीं गया, भले ही आप हार जाते। रोहित जी, ऐसे काम क्यों किए जाए जब हमें पहले ही पता है कि यहाँ पर हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि हम खरीद फरोख्त के काम करें, जैसे यूपी के अंदर किया इन्होंने। आप पे बहुमत नहीं था, आपने फिर भी एक कैंडिडेट ज्यादा उठा दिया, फिर आपने समाजवादी पार्टी के तोड़ने की कोशिश की। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का है, तोड़ फोड़ का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज आप देखें कितना चंडीगढ़ में जो हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, एक अपने नॉर्मल व्यू से आप मुझे बता दें कि जिस आदमी ने ऐसा काम किया, जिस अफसर ने, अधिकारी ने ऐसा काम किया कि उनपे निशान मार के बैलेट पेपर खराब करे जिस अधिकारी ने, उसका क्या स्वार्थ रहा होगा। मुझे एक बार अपने चैनल के माध्यम से बता दें कि उसने किसके कहने पे क्यों किया होगा, क्या स्वार्थ रहा होगा और वो क्या चाहता होगा। उसका आप देखिए, कुछ ना कुछ तो समझ सकते हैं हम लोग, एक पढ़े लिखे बिल्कुल लोग हैं। बिल्कुल नौटियाल जी। अगर और यही सवाल जो है, मुझे याद है जब नॉमिनेशन हुआ था, मेरे ख्याल से सही बोल रहा हूं पंचोली जी, जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन प्रेम पंचोली जी ने यही सवाल आपके साथी प्रवक्ता के समक्ष उठाया था, लेकिन वो इस कदर बिफर गए प्रेम पंचोली जी के ऊपर कि फिर चर्चा को शांत कराने में 5 से 7 मिनट लग गए। अभी भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं पंचोली जी, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आशीष भाई से ये पूछना था क्या, लेकिन हमें जो लोग बताते हैं कि जब एक स्वस्थ लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धा होनी बहुत ज़रूरी है। ये स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा है और कोई मनमुटाव वाली प्रतिस्पर्धा नहीं है कि आप अपने सामने वाले को एक स्वस्थ लोकतंत्र की जब हम कल्पना करते हैं तो कम से कम एक नैतिक जिम्मेदारी तो बनती कि हमारी तरफ से कैंडिडेट है। उसके बाद आप लोग समझौता कर लेते कि चलो हमारे वोट कम है, तुम्हारे ज़्यादा है तो तुम ही कर लो। लेकिन हम जनता के सामने, उस राज्य सरकार, मतलब राज्य की जनता के सामने एक चेहरा तो आता कि हमारे प्रदेश में और लोग भी तो हैं, राजनीति के हिसाब से मजबूत हैं। ठीक है, उनके वोट कम हैं, जनता की गलती रही, उनको कम वोट दिए गए, कम कैंडिडेट जीत के आए उनके, वो तो गलती जनता की हो सकती है, कांग्रेस की भी हो सकती है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा, जो भी, क्योंकि ये तो वोट की राजनीति है ना। जनता तो सब जानती है, सब देखती है, लेकिन बोलती नहीं है जनता। तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। अब जैसे हम दूसरी पार्टियां हैं उन पे हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके कैंडिडेट ही नहीं वहाँ सदन के अंदर, और जिनके हैं भी तो उनके नहीं भी हैं। जैसे वो ये कहावत है कि जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है तो अब मैं नहीं, वो वाली बात है। तो आपके प्रॉपर एक प्रतिस्पर्धा वाली बात है, और एक सामने पे आप प्रतिशोध की जो राजनीति है, जो प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष है वो आप हैं, तो आपकी तरफ से एक नैतिक प्रतिनिधि तो होना ही चाहिए था। बाकी तो सब जनता देख ही रहे कि क्या करते। दीपक राव जी, यूकेडी का क्या विचार है इस पर? देखिए, निश्चित रूप से अगर मजबूत विपक्ष की बात कांग्रेस करती है तो वो दिखना भी चाहिए था, और उनको इस तरीके से, एक तरह से खुली छूट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देनी चाहिए थी। विपक्ष होने के नाते अपना एक कैंडिडेट उतारना चाहिए था, और
इस लड़ते हुए दिखना चाहिए था। अब नहीं क्या कारण रहे हैं इसके बारे में तो आशीष नोटियाल जी बता पाएंगे कि क्या कारण रहा कि कांग्रेस ने इसमें वॉकओवर की स्थिति दे दी भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि नौटियाल जी, इनका कहने का मतलब है कि जो योद्धा मैदान में रणभूमि में शहीद हो जाता है उसको बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है, उसके कुनबे को, यही कहना चाह रहे हैं आप? देखिए रोहित भाई सिर्फ शहीद होने के लिए नहीं उतरा जाता है। आज अगर ये चुनाव जनता के बीच का चुनाव होता तो निश्चित आप देखिए, हमने चंपावत में चुनाव हुआ, हमने वहां भागीदारी की, अभी चुनाव हुआ दूसरा जहां हुआ था वहां भी हमने भागीदारी की। जो जनता के बीच में चुनाव होगा हम उसमें निश्चित भागीदारी करेंगे, विपक्ष है। लेकिन जब हमें पता है कि शहीदी ही होना है तो जबरदस्ती का क्यों एक अलग ले। अच्छा एक बात बताइए, ये तो राज्यसभा का चुनाव है, या तो कोई भी भागीदारी कर सकता है अपना नाम चमकाने के लिए, कोई भी कर सकता है, इससे कोई वरीयता थोड़ी है। आप किसी को भी लाके रख दें वो खड़ा हो जाएगा, पर जब पता है गिरना ही है तो खड़ा क्यों होना है? ऐसी प्रतिस्पर्धा क्यों करनी जिसमें पहले ही पता है कि हमें जीतना ही नहीं है, तो खड़ा होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और मैं बता रहा हूं ना, अगर खड़ा होना है तो भारतीय जनता पार्टी की तरह खड़ा होना है कि उन्हें पता है कि मैं इस पार्टी को तोड़ूंगा, उसको तोड़ूंगा, इसे खरीदूंगा, उसे खरीदूंगा, हमें कोई खरीद फरोख्त नहीं करनी। और आज आप देखिए, मैं जिस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव का परिणाम आया, नहीं नौटियाल जी, देखिए 1% भी शर्म नहीं है इनके मन में, आप भी बार बार 1% शर्म नहीं है किस तरह इन्होंने काम कराया। बार बार आरोप क्यों लगाते हैं? देखिए बगल में बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, कितने धैर्य से सुन रहे हैं और मनी मन क्रोधित भी हो रहे हैं। सतवीर जी, ये लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, क्या कहेंगे आप? ये आपकी आदत होगी सुनने की? नहीं, मुझे इसका जवाब दे, सत्यवीर भाई मुझे इसका जवाब दे दें। जिस तो आदमी ने किया और कोर्ट ने इसको सजा दी, उसने क्यों किया, किसके लालच में किया होगा, आपका अपना मन क्या कहता है, मुझे इतना बता दीजिए आप, बस पार्टी छोड़ो। पहले तो मैं आपको बता दूं रोहित जी, हमें विपक्ष में रहने का भी और सत्ता में रहने का भी बहुत गंभीरता के साथ, हमें बहुत वर्षों का, लंबे समय का हमें अनुभव है। कांग्रेस को ना कैसे सत्ता में रहा जाता है, कैसे विपक्ष में रहा जाता है, बहुत अनुभवहीन है और ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक भी है। मैं आपको बता दूं, जब हमारा जनसंघ था और जनसंघ के बाद उसमें बिखराव हुआ, जनता दल बना, जनता दल के बाद हम फिर भारतीय जनता पार्टी बने। रुक जाइए आशीष जी, रुक जाइए, आपके सवालों का जवाब दूंगा। हमने लगातार जवाब दिया। हमने 1950 से लेकर अब तक आपके सवालों का जवाब दिया और जनता के बीच में जाके दिया है। और मैं आपको जवाब दिया, क्षेत्र पत्र जारी कर रहे हो, उसमें कांग्रेस का लिख रहे हो, अपने बारे में बताते हैं ना। थोड़ा गंभीर हो जाइए, थोड़ा गंभीर हो जाइए। मुझे लगता है कि आजकल ज्यादा ही राहुल गांधी को सुन रहे आप भी गंभीर हो जाओ। मुझे लग रहा है कितना गंभीरता से आप सुन रहे हो। सामने एक सवाल का जवाब दे दो। सुन तो गंभीरता, थोड़ा अपने अंदर गंभीरता लाइए। किसी का मैंने आपको पूरा पिछले 10 मिनट से लगातार आपको सुना है, तो थोड़ी सी गंभीरता बनाइए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो कहां से कहां घुमा रहे हैं ना सत्यवीर भाई, इसलिए बोल रहे हैं। तो सुन लीजिए आप गंभीरता से। मुझे लगता है कि कहीं दूसरे मोड़ में ही चले गए आप। अब मैं आपका नाम पूछ रहा हूं, आप कह रहे मेरे पड़ोसी का नाम ये है, उसका ये है, तो मैं क्यों सुनूं? रोहित जी, आपका विषय था आज की महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा में निर्विरोध वो चुन के गए। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। जब 1980 में हमारी दो सांसद जीत के आए थे, संसद के अंदर हमारी किस प्रकार से हमारे ऊपर हास्य व्यंग किया जाता था, दीनहीन भावना से हमको देखा जाता था, कहते थे हम दो और हमारे दो। आज स्थिति कांग्रेस की ये आ चुकी है, जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री को चुनती थी, आज वो राज्यसभा के लिए एक कैंडिडेट को नहीं खड़ा कर पा रही है। तो आप समझ सकते हो कि कितने घमंड में ये गए हुए थे और किस स्थिति में आज की जनता ने इनको ला के खड़ा किया है। हमने तब भी कहा था कि हम अपने परिश्रम के बल पर भारत की जनता के बीच में जाकर बताएंगे कि हमारी यात्रा का क्या निचोड़ होने वाला है। हमारी यात्रा का जो निचोड़ जनसंघ के समय था, वही भारतीय जनता पार्टी के समय हमने रखा था। हमने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे और 3 तलाक को हटाएंगे। आज हमने वो सब करके पूर्ण दिया है। कांग्रेस हमसे ये पूछा करती थी कि भी राम, कहते हैं कि राम की सौगंध खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तिथि नहीं बताएंगे। अगर रोहित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, वो कोई तिथि नहीं थी, वो एक काल की एक गति थी जिस पे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो जन्म के समय जो घटना घटी थी, वो संपूर्ण घटना इस समय घटी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भारत के जनमानस को जोड़ा, राजनीति में एक एक व्यक्ति को जोड़ा। हम 2 से चले 302 पे पहुंचे। हमारे लिए 2 उस समय भी महत्वपूर्ण थे। जब हमने 282 आए उस समय 280 + 2 उस समय भी 2 महत्वपूर्ण थे। जब हम 302 पे आए उस समय 300 + 2 वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। ये समझ लीजिए कि हमारे लिए 2 कितना महत्वपूर्ण है। हमने प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ते हुए इस यात्रा को सफल बनाया है और आगे भी सफल बनाते जा रहे हैं। और चंडीगढ़ की जो उन्होंने बात करी है,
कोई वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। अगर उसने अपने पद का दुरुपयोग किया, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय सुनाएगा, निर्णय के बाद जो भी आएगा क्यों हमें किया सब उसने? सम्मान्य है। आपके पक्ष में ही और क्यों मैं करा? आपको भी बता दूं, आपको भी आपके बता पक्ष दूं, में ही क्यों करा? सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुनने का नहीं, धैर्य किसी भी लग और प्रश्न रहा है। कर आपके लेता, प्रश्न आपके का उत्तर उत्तर दे दे रहा हूं, आपके लौटाली प्रश्न सुन का लीजिए। उत्तर दे रहा हूं, फिर भी आप सुन नहीं रहे हो। मैंने स्पष्ट कहा है, यहां पर इस समय ना कोई इमरजेंसी है, ना कोई इस प्रकार का प्रधानमंत्री इस देश के अंदर है जो इमरजेंसी लगे, लोकतंत्र का गला घोटे, जो सारी मीडिया को जेल के अंदर ले जाए, सारे नेताओं को जेल के अंदर ले जा ले। जॉर्ज फर्नांडिस की वो फोटो सबने देखी है कि सड़क पे, मेरठ की सड़कों पे उनको किस प्रकार से जंजीरों के सहारे खींचा जा रहा था, और वो आज लोकतंत्र की बात करते हैं। उनको समझना चाहिए कि लोकतंत्र को किसने कटघरे में खड़ा, किसने पूरे अपने एक राजनीतिक लाभ के लिए किस प्रकार से पूरे देश में इमरजेंसी लगाई दी थी। मगर आज जिस प्रकार अरे से सत्यावीर भाई, आप पूरे भारत में बात का जवाब नहीं दे लोकतंत्र रहे, आप मजबूत कहाँ जा होता रहे जा हैं? रहा है। ये तो गूगल में ढूंढ लेगा कोई क्यों लगाई थी। आप ये बताए ना उसने क्यों किया होगा, ये बता दो क्यों ना। अपने आप को, आप क्यों इतना क्यों अपने किया आप को उसने? हास्य का पात्र नहीं, बनाते उसने हो? क्यों किया ऐसा? मेरा उसकी ये बात कहना करो ना। है कि क्यों हास्य अपने की आप को बात तो हास्य का आप कर पात्र रहे हैं। बनाते हो? आपसे आज का जमाना वो, सवाल क्या आप कर रहे हैं? गूगल जवाब की क्या बात दे कर रहे रही है, हैं? गूगल आप पे कहाँ सब जा कुछ रहे है, हो उधर? कांग्रेस के सारे आप कारनामे कहाँ जा गूगल रहे के हैं? अंदर फीड है। अगर सत्यावीर भाई, सिर्फ ये बता दो, अगर आप उससे उसकी अनविघ्न ऐसी हो क्या तो मनसा आप जाके थी? कर सकते हो सर ऐसी क्या कि मनसा कब थी, कब ये बता कांग्रेस दो ने आप। क्या क्या आप किया और कहाँ क्या से क्या कहाँ देश बात के को ले जा साथ रहे हैं? वो बात क्या नहीं क्या देश के बताएंगे साथ आपने जो पूछ आघात रहे हैं करने का आपसे। काम किया, वो सब उसका सारा का सारा आघात तो सारा आप कर फीडबैक रहे हैं, उसके देश अंदर को है, आप लोग देख क्यों सकते हो लूट रहे हैं जाके। अब मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी गंभीर हो तो मेरे को सुन लीजिए। और मैं रोहित जी आपको बताना सुनाओ, चाहता काम हूं, की बात सुनाओ ना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं। महेंद्र भट्ट जी का पार्टी को ये लाभ होने वाला है, एक व्यक्ति जो इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहा हो, जिसने अपनी शिक्षा ग्रहण करने से लेके यहाँ तक की यात्रा प्रदेश अध्यक्ष तक की यात्रा तय की हो, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएंगे। मैंने पहले भी कहा अपने वक्तव्य में, मुझे पूर्ण आशा है कि जब वो राज्यसभा के अंदर बात रखेंगे उत्तराखंड की, वो उन समस्याओं को रखेंगे जो उन्होंने देखा है, समझा है और जिससे उन्होंने अपने आप भी झेला है, उस समस्याओं का हल होगा। एक बात है, ये भी यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई ये शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की। वैसे तो उत्तराखंड के लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है कि आज ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला उत्तराखंड के पक्ष में हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में आज तमाम योजनाओं का शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। उसमें से उत्तराखंड को भी एक महत्वपूर्ण सौगात आज हासिल हुई है। टिहरी में जिस प्रकार से जो केंद्रीय विद्यालय है, उसके जो न्यू टाउनशिप है, उसमें वहाँ पर आज हमारी भी एक केंद्रीय विद्यालय के लिए वहाँ पर जो है शिलान्यास हुआ है। तो आज का दिन तो विशेष है ही। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो तमाम पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड को मिला है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हमारी संचार व्यवस्थाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य की। अब मैं स्वास्थ्य के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में हमें राज्य सरकार में जो डबल इंजन की बात भी आप जो कह रहे थे, हम डबल इंजन की बात क्यों कहते हैं? उत्तराखंड में जो हमें 3 मेडिकल कॉलेज भी मिले हैं, चाहे अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे हल्द्वानी और जो अभी यहाँ हरिद्वार में भी बन रहा है, ये 3 मेडिकल कॉलेज ही हमारी सरकार के समय पे बना। यही नहीं, जो सैटेलाइट एम्स जो कुमाऊं में आया है, वो भी हमारी सरकार के समय पे आया। एक और महत्वपूर्ण फैसला भी 3 दिन पहले ही अभी हुआ है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जिसको कि हेली सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए एयर एम्बुलेंस मिली है। तो वो भी हमारे जो है वो हमारे ऋषिकेश एम्स में हम वो तमाम कार्य केंद्र सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं जो उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकताओं को बहुत आवश्यक है। यही नहीं, हमारा जो सुदूरवर्ती क्षेत्र उत्तरकाशी की जो हरसिल वगैरह क्षेत्र है, वहाँ पर भी पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो हमारे टिहरी लोकसभा में आता है, वहाँ पर उन्होंने जो ट्रांसमिशन का, जो टेलीकॉम ट्रांसमिशन का भी जो वहाँ पर उन्होंने पदार्पण किया, वो 91 पूरे भारत में हुआ था, एक हमको भी मिला। और यही नहीं, अभी एक बात आई, आपने भी कहा कि भाई हमारे जो विधानसभा का सत्र, वैसे तो मैं कह दूं अभी हमारा जो अभी जो मौसम का जो काल भी है, वो अभी हमारा शीत सत्र का काल है। हमने ही जो गैर शरण है उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। मुझे लगता है कि जो जैसे इससे पहले भी वहाँ पर ग्रीष्मकाल का सत्र हुआ था, महामहिम राज्यपाल जी का वहाँ पर जो अभिभाषण भी हुआ था, जब कांग्रेस ने बड़ा उपद्रव किया था, महामहिम राज्यपाल जी ने भी कहा था कि राजनीतिक अभिभाषण नहीं है, एक राज्यपाल का है, उसके पद की गरिमा रखे। बार बार निवेदन करने के बाद भी कांग्रेस के जो विधायक थे, वैसे तो किसी कार्यक्रमों में, किसी बैठकों में वो एक साथ तो दिखते नहीं, 19 विधायक या 4 कोनों में दिखते हैं हमेशा। वहाँ पर भी उन्होंने राज्यपाल की गरिमा को जो ठेस पहुँचाई वो सबने देखा है। मगर मुझे पूर्ण आशा है कि आगे वाला सत्र होगा वो वहाँ गैरसैंण में ही होगा। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि उत्तराखंड में वो तमाम कार्य और भी हुए हैं, चाहे यूसीसी का जो बहुत महत्वपूर्ण कानून पास हुआ, उसके साथ एक पंचोल जी ने जो महिलाओं के संबंधित एक बात करी,
तो मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जितना शक्ति देने का काम किया है तो वो उनकी सबसे पहले तो उनकी कैबिनेट से दिखता है। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक कैबिनेट में मंत्री और सबसे अधिक जो चुन के आने वाली महिलाएं वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के चलिए। कैबिनेट में। एक कंप्लीट कर देता जी। हूं और इसके साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ही कि महिलाओं, अच्छा एक समानता का मैं भूल जाता हूं बीच में, समानता की एक बात करी उन्होंने। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले 2014 से पहले हमारी जो डॉक्यूमेंट होते थे उसमें महिलाओं का नाम नहीं लिखा जाता था कि भाई जैसे पुत्र अपने से कोई फिलअप करता था, कोई फॉर्म फिलअप करता था, उसमें उसकी माता का नाम नहीं आता था। अब आपके लिए वो नेसेसरी हो गया है कि आपको अपनी माता का नाम फिलअप करना है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां से करते करते आज मुझे बड़ा संतोष है कि 26 से अधिक योजनाएं उन्होंने महिला सेंट्रिक बनाई है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो है कि आज उत्तराखंड के हमें 22 वर्ष हो गए थे, कोई हमारी जो अध्यक्षा है विधानसभा में वो भी कोई नहीं थे, आज महिला है। और उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी महिला है और CISF की जो वो भी बनी है, जो महानिदेशक भी बनी है वो भी महिला ही बनी है, नीना जी। तो वो और यही नहीं, जो हमारी जो फोर्सेज है उसमें परमानेंट कमीशन देने का काम भी हमारी महिलाओं ने ही किया है। और पूरे विश्व की अगर आप जो एयरफोर्स में जो देखोगे स्ट्रेंथ देखोगे वो केवल 5% महिला पायलट है, हमारे यहाँ 15% से अधिक है। हम जी। वो लगातार काम कर रहे हैं और नारी सशक्तिकरण के लिए जैसे केंद्र कैबिनेट में स्पेशल सेशन बुला के भी जो उनको 30% आरक्षण देने का काम किया उत्तराखंड फाइनल में, कमेंट तो में भी आऊंगा, नौकरी के सत्यजीत लिए जी भी किया फाइनल है। कमेंट में भी आऊंगा। चलिए आशीष नौटियाल जी, आपको सब हर चीज का मुकम्मल जवाब मिल गया, आप संतुष्ट हैं? बताओ क्या 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 बोल दिया इन्होंने इसे पूछा क्या है, बोले क्या? हाँ तो रखिए, क्या सीख के आ रखे हो, क्या पढ़ के आ रखे हो आप लोग? आप संतुष्ट हैं? इतने बेशरम नेता है भारतीय जनता पार्टी के, शर्म नहीं आ रही देख के भी। मतलब फिर बोलना शुरू कर दे रहे। अगर कोई और होता आपकी जगह तो शायद वो डिबेट में ही ना आता, पर आप जैसे बेशरम लोगों को पता नहीं क्या खाते हैं आप लोग, क्या शिक्षा मिल रही है। चोरी करने के बाद भी ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे चोरी नहीं होंगे। नहीं, इसमें सबसे बड़े बेशर्मी चोर क्या तो लगी ये लोग नौटियाल हैं। जी? इसमें वो तो उपलब्धियां बता रहे थे, तो इसमें क्या आपको नहीं, मतलब? उपलब्धियां क्या, हमसे मैंने इनसे चंडीगढ़ का पूछा, चंडीगढ़ में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्यों किया, बताएं। आपने चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या किसने करी, आप बताएं। कौन था वो जिसने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ऐसा काम किया? आप वोटों में से गड़बड़ कर रहे हैं और उसके बाद भी आप उसमें कोई जवाब नहीं आपका। नहीं, जीते तो भारतीय जनता पार्टी, हारी तो अधिकारी। ये बड़ा सही जवाब है आप लोगों का। बताएं आप किस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात का। और आज पूरे देश और पूरा देश और समाज के लिए आप लोग खतरा बन चुके हैं। आने वाले टाइम में आप जब अगर गलती से बन जाएं तो आप तो पता नहीं क्या सब खत्म कर देंगे। और बड़ा संतोष है आपको, रोजगार मिल नहीं रहा, स्वास्थ्य का हाल दून हॉस्पिटल का देख लो, दून हॉस्पिटल में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। और बड़ा संतोष हो रहा है आप लोगों को क्या कि मैंने महिला वो बना दी, महिला ये बना दी, बड़ा संतोष हो गया। इतनी महिलाएं पूरे उत्तराखंड में, देहरादून में आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती घिराव कर रही है, दिखती नहीं है आप लोगों को। और आज से थोड़ी कर रही है, त्रिवेंद्र जी के टाइम से कर रही है। आपको उनके आगे झूठ बोलते हैं आप, सचिव वाले का घिराव कर रहे हैं, उपनल वाले, उनको आप देखते नहीं है। बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने क्या रोजगार दिया देश की जनता को? ना देश के लिए सही हो, ना राज्य के लिए सही हो। आप सही हो कहा के लिए? सिर्फ तानाशाही, भ्रष्टाचार, बस। कोई भी पार्टी भ्रष्टाचारी हो तो हमारी पार्टी में आ जाओ, बचा लेंगे, नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। लेकिन सारे नौटियाल जी, भ्रष्टाचारी बीजेपी का चाहिए चुनावी आप लोगों को। स्लोगन भी यही है कि अटल जी ने बनाया था, भ्रष्टाचार मोदी जी संवारेंगे, और किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा सरकार। बिल्कुल ये चुनावी भ्रष्टाचार स्लोगन किया है। करती है, भ्रष्टाचारी करेंगे ये। और भ्रष्टाचारी ने अच्छे लगते हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है नौटियाल जी? जब सारी पार्टियों के भ्रष्टाचारियों को ले आए, जहां पार्टी में अगर कोई किसी पार्टी में भ्रष्टाचारी होगा वो तुरंत इनकी पार्टी में आएगा, और अगर सही होगा तो नहीं आएगा। आप देख लीजिए कितने कितने ऐसे लोग हैं। अजीत पवार जी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बोलते थे, अजीत पवार जी को अपने यहाँ ले आए। नहीं तो हमारे महाराष्ट्र के ऐसे नेताओं को बोलते थे, कांग्रेस क्या उन्हें कहेगी? अपने यहाँ राज्य मंत्री, जो बीजेपी जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और फिर दोबारा जो है कांग्रेस में आ गए, प्रदेश के बड़े नेता हैं। बिल्कुल, उन पर फिर जांच होती है, उनकी जांच होती है पूरी, उनकी पूरी जांच की जाती है। लेकिन हाँ, बीजेपी में जब तक है बहुत सुरक्षित और बिल्कुल गंगा जल से नहा के पवित्र, और जैसे ही निकलेंगे आप फिर दोबारा जांच शुरू कर देंगे। जब तक आपके यहाँ है तो कोई जांच नहीं, आपके यहाँ तो सारे भ्रष्टाचारियों को अड्डा बन के रह गया है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी सारे एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन नौटियाल जी, विडंबना तो यही है कि आज पता चला कि हम वक्तव्य ले रहे हैं किसी से, कांग्रेस का, पता चला नौटियाल जी से आज बात कर रहे हैं, और कल की डेट में नौटियाल जी ने पीछे बैनर के पीछे कमल का फूल दिखाई देता है। तो ये भी तो कुछ पता नहीं है। हम इनसे
हम इनसे बहुत दूर हैं साहब, सच्चाई है, राजनीति छोड़ देंगे पर ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। रोहित जी, मुझे चलिए। व्हाट्सएप में आपके दर्शक मैसेज कर रहे हैं मुझे कि वो कह रहे हैं कि हम वैसे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन आजकल भाजपा बूथों पे एक फॉर्म भरा रहे, 1000 रुपये जमा करा रहे और अयोध्या ले जा रही है। पर 1000 रुपये में बढ़िया है, आना जाना खाना सब उसी में हो रहा है, तो हम भी जाना चाह रहे थे, पर कांग्रेस के लोग अगर हमें निकाल देंगे तो थोड़ा डर लगा हुआ है। तो आशीष नौटियाल जी से पूछना चाह रहे हो कि क्या करें, जाएं अयोध्या कि न जाएं? आपकी पार्टी ये कौन बोल रहा है कि मतलब कांग्रेस कहां से निकालेगी पार्टी से? हाँ, आपके कार्यकर्ता भाजपा वाले फॉर्म भरा रहे आपके हैं कि कार्यकर्ता 1000 रुपये। कार्यक्रम देख रहे हैं चैनल का, वो ये पूछ रहे हैं इनसे, पंचोली जी से, हाँ। कि जरा नौटियाल जी से पूछ लीजिए कि हम इनकी बीजेपी की स्कीम के तहत इसके चले साथ जाएं। मैं जोड़ देता हूँ 1000 रुपये फॉर्म भर रहे हैं। सस्ता पड़ रहा है ना रहना। देखिए, मंदिर में दर्शन करना सबका अधिकार है, कोई भारतीय जनता पार्टी के घर का मंदिर नहीं है। जिस दिन अपने घर के अंदर मंदिर बनाएंगे उस दिन बताएंगे ये लोग। अभी अयोध्या का मंदिर है, पूरे देश का मंदिर है, और जो जाना चाहे जा सकता है। मंदिर तो सबके होते हैं, हाँ, ये हम क्यों 1000 मना रुपये करेंगे ठीक है। किसी को ना जाए? हाँ, मैं रोहित अब जी, आप उन्हें 1000 दें, आपने लाख दें, ये तो बेईमान है, ये तो वो भी खा जाएंगे आपका। देखते, ये तो बेईमान लोग हैं, ये तो मंदिर के नाम ये पे फाइनल चिल्लाते कमेंट के हैं। तौर पे भी ले रहा हूँ आपका। हाँ, हंसी के साथ ये प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा मैं। आज ये मैं इनके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज तो ये कह रहे हैं कि मंदिर सबको जाना चाहिए। थोड़ा सा 2 व्यक्तियों के नाम लूंगा, आदरपूर्वक नाम लूंगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था एफिडेविट लेके, नामचीन देश के जो बहुत बड़े ओहदा रखने वाले हैं, 22 वकीलों को खड़ा किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कपिल सिब्बल के हाथ में थमाया था कि राम काल्पनिक है। और 2019 के चुनाव में कपिल सिब्बल फिर दोबारा गए थे कि ये 2019 से पहले इसका निर्णय नहीं होना चाहिए था। और भगवा आतंकवाद से लेके राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। और क्या उसी पक्ष में खड़े हुए हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी आज की डेट में? मैं कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस दिन भारत की जो मूल आत्मा है, जो चैतन्य समाज है, जो अपनी शक्ति को पहचान लेगा, तो जितने भी ये कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग हैं, ये अपने आप अपना ये दोबारा दीपक से राव उसी जी, राग में दीपक राव आएंगे, जी, कालनेमी राक्षस बन सतवीर के। चौहान जी, दीपक राव जी, फाइनल कमेंट। रोहित जी, कुछ विषय तो ऐसे हैं जिसमें वाकई में भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे प्रश्न चिन्ह उठता है। जिसमें एक विषय आशीष जी उठा रहे हैं, जो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का प्रकरण है, वो पूर्णतः राजनीतिक रूप से प्रेरित था, और वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही रचित एक स्वयं का एक कार्यक्रम बोल दीजिए, या उन्हीं के प्रभाव के कारण ही ये चीज़ हुई है। इससे भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती है। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड का असंवैधानिक होना। सुप्रीम कोर्ट का कहना कि वो असंवैधानिक है। जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को है, जिसको मैं कहता हूँ अब कॉर्पोरेट पार्टी भी बन गई है, 6,500 करोड़ रुपए आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आए हैं। जब इन चीज़ें, और तीसरा जो सबसे बड़ा है कि ईडी का, सीबीआई का चुनाव के समय सक्रिय हो जाना, ये अगर आपका सब कुछ अच्छा है, राम मंदिर आपने बनाया है, 370 आप ले आए हैं, यूसीसी आप ले आए हैं, तो ये इन चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी क्या हासिल करना चाहती है, ये समझ से परे है। और सबसे बड़ी एक चौथी बात जो है वो ये है कि अगर विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया तो शिष्टाचारी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का गंगा जल छिड़क के शिष्टाचारी बना देना, ये भी बड़ा एक लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये भविष्य में देखते हैं कि किस तरह के और कितने भ्रष्टाचारी को ये गंगा जल छिड़क के शिष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी बनाती है। प्रेम पंचोली, शॉर्ट में आपका। बिल्कुल, देखो, महेंद्र भट्ट के राज्यसभा में जाने से पूरी चर्चा आई है कि राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और बहुत सारे मुद्दे हैं कि अभी मैं दीनदयाल पार्क में था तो बहुत सारी महिलाएं वहाँ आंदोलन कर रही है। वो कह रही कि ए से लेकर जेड तक गांव में हम सारा काम करते हैं, लेकिन हमें उसका मानदेय मेहनताना पूरा नहीं मिलता है, और सारा जो उसका श्रेय है वो कोई बड़ा अधिकारी ले लेता है। तो इस मांग को भी मुझे लगता है कि महेंद्र भट्ट ग्रास रूट का कार्यकर्ता है, और वो इस बात को बहुत अच्छी ढंग से समझते हैं। वो देश के एक ऐसे पवित्र मंदिर में बैठने वाले हैं जहाँ पर पूरे देश की नीति और नियम और कानून और योजनाएं, विकास, जहाँ लोगों के जीवन जीने के काम होते हैं। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा कानून वो लाएंगे, और अपने देश में एक नया जो हम कानून हमारे देश में आएगा, लोगों के घर घर अंतिम व्यक्ति का विकास होगा, उसके लिए काम करेंगे। और एक दूसरा हमारे देश में एक कानून लटका हुआ है, एक चुनाव एक देश एक चुनाव, उस पर भी वो हस्ताक्षर करेंगे। और मुझे लगता है कि ग्रास रूट का कार्यकर्ता यदि कहता है तो सदन उसकी बात मानेंगे। तो ये बड़ी बात है। और दूसरी एक मुख्य बात है कि हमारी अभी
23 साल बाद हमारी जो संपत्ति है उस पर बंटवारा रह रखा है, उस बंटवारे पे भी बात आगे बढ़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है जिस पे बहुत अब झगड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि एक ही पार्टी है, डबल से लेकर के डबल इंजन भी, ट्रिपल इंजन भी है। तीन कई इंजन एक ही लोहे के बने हुए इंजन है, तो वो चाहते नहीं कि लोहा कहीं से काटना पड़े, तो वो कटे भी ना, लेकिन संपत्ति तो मिलनी चाहिए राज्य को। इस बात को भी शायद वो प्रमुखता से रखेंगे तो शायद कुछ हल निकलेगा, ऐसा तो विश्वास है। चलिए, विपक्ष के नाते आपको 30 सेकंड देता हूं। आशीष नौटियाल जी, परसों आपकी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अलका लांबा जी भी आ रही हैं, आपके बड़े नेताओं का आगमन शुरू हो गया है, फाइनल कमेंट के तौर पर क्या कुछ कहेंगे? निश्चित ही देखिए, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आने वाले टाइम पे ये मत सोचिए आज उसके साथ हुआ कल उसके साथ हुआ, क्योंकि नंबर एक दिन सबका आएगा। तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी को हराना देश के लिए बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश और राष्ट्र हित सोच सकती है। चौहान जी, उसके अलावा कोई 15 सेकंड आपके पास। महेंद्र भट्ट जी जो जिस प्रकार से राज्यसभा में नामित हुए, आने वाले समय में उत्तराखंड की आवाज़ वहां पर बड़ी बुलंदी के साथ सुनाई देगी। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा भी था कि अगर पहाड़ों में व्यक्ति अगर भारत की संसद में आएगा तो वास्तव में इस देश का जो गौरव है वो और बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं 2024 में जिस प्रकार से 14 और 19 के परिणाम आए थे, उससे भी बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर देगी। कांग्रेस दूरबीन से भी देखने को नहीं मिलेगी। बेस, चलिए, तमाम मेहमानों का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सतवीर चौहान जी, आशीष नौटियाल जी, प्रेम पंचोली जी और दीपक राव जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निष्कर्ष ये निकला है कि महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजा गया है, उत्तराखंड के हक हकूक़ से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे। और चूंकि डिबेट का मुद्दा महेंद्र भट्ट रहे हैं, लेकिन चर्चा जब शुरू होती है तो वो दूर तलक जाती है। आज की चर्चा भी फैलती गई और दूर तलक, इधर कभी उस हाथ कभी उस हाथ, इधर उधर घूमती है, लेकिन जो उसका केंद्र था वो सियासत ही रहा है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।